नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। अजी, सुनते हो अनिल को कंपनी में जाकर टिफ़िन क्यों नहीं दे आते हो? क्यों अनिल आज टिफ़िन लेकर नहीं गया? जगदीश जी ने पूछा। आज अनिल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए आज सुबह निकल गया और सुबह खाना भी नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। जगदीश जी ने हाथ का पेपर रख दिया और वह कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। उमा जी ने एक उच्छ्वास छोड़कर राहत की सांस ली। जगदीश जी तैयार हुए, मतलब उसके और अनिल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा? हमेशा की तरह अनिल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और उमा जी का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। ऐसा गैर समझ उसके मन में समाया हुआ था। मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखा उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया है। नहीं तो एक थे हमारे पिताजी, अभी भी हम किराए के मकान में रहते हैं। अनिल, तुझे मालूम है पिताजी तुम्हारे घर में बड़े हैं। 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। तुम्हारे भाई और बहन बंगला में रहते हैं, सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का खर्चा भी उन्होंने किया था। सारी जिम्मेदारी किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ इसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए हैं उसे एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया? क्यों ना हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें? एक क्षण के लिए उमा जी की आंखें भर आईं। क्या बताएं, अपने जन्म दिए पुत्र को बाप ने क्या किया, मेरे लिए पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पिताजी ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। अनिल मूर्ख जैसी बातें करते हुए बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों की ट्यूशन्स ली, उनसे फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इम्पोर्टेंट गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पिताजी का तत्व था कि ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, इसकी कल्पना है तुझे? यह सुनते ही अनिल एकदम से नाराज सा हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को? उन पुरस्कारों से घर थोड़ी बनेगा, पड़े हैं धूल चाटने को, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अनिल ने दरवाज़ा खोला तो जगदीश जी खड़े थे। पिताजी ने अपना बोलना तो नहीं सुना, इस डर से अनिल का चेहरा उतर गया, परंतु जगदीश जी बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वह बात वहीं ख़त्म हो गई। यह था उमा जी और अनिल का कल का झगड़ा। पर आज जगदीश जी ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की अनिल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अनिल पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, देते आएगा। गार्ड बोला, चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण मीटिंग खत्म करके आ सकते हैं, तुम बाजू में ही रहो। चेयरमैन साहब को आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। जगदीश जी थोड़ी देर दूरी पर धूप में ही खड़े रहे, आसपास कहीं छांव भी नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में भी दर्द होने लगा था, इसलिए जगदीश जी वहाँ एक तपते पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई, शायद मीटिंग खत्म हो गई थी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे अधिकारी और उनके साथ अनिल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहाँ खड़ा देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठने ही वाले थे। उनकी नज़र जगदीश जी की ओर उठ गई। कार में ना बैठते हुए वैसे ही बाहर खड़े रहे। वह सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा।
अपने अनिल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं। गार्ड ने कपकपाती आवाज में कहा, बुलवाइए, उनको जो नहीं होना था वही हुआ। अनिल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड की आवाज देने पर जगदीश के पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर हैं ना? डी.एन. हाई स्कूल में शिक्षक थे। हाँ, आप कैसे पहचानते हो? मुझे कुछ समझ आने के पहले ही चेयरमैन साहब ने जगदीश जी के पैर छुए। सभी अधिकारी और अनिल वह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं आकाश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे ना? हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सर नीचे झुका लिया। यह देखकर जगदीश जी बोले, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं बाहर रुक गया। ओके। चेयरमैन साहब ने जगदीश जी का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने आलीशान चेम्बर में ले गए। बैठिए कर अपनी कुर्सी की ओर इंगित करते हुए बोले, नहीं, कुर्सी तो आपकी है। जगदीश जी सब पकाते हुए बोले, सर आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया। आपको मालूम नहीं होगा पवार सर, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए, पाटिल सर नहीं होते तो आज यह कंपनी नहीं होती और मेरे पिताजी की अनाज की दुकान पर सवालता रहता। अनिल और जनरल मैनेजर दोनों ही आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु कभी मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा। पर अमीर बाप की औलाद दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शौक था। माँ को वह सहन नहीं होता। इस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने मुझे उनके पास पढ़ने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए सर ने असमर्थता जताई। माँ ने उनसे पढ़ाने के लिए बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगे फीस के लिए बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। पहले दिन सर आए हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। कुछ दिनों में सर का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तो मैं कहता हूँ अनिल, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात पढ़ाई के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय मुझे कठिन लगते थे, अब मुझे सरल लगने लग गए। सर कभी आते नहीं थे, मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई, जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से पढ़ने लगा था और 10वीं में मैं मेरिट में आकर सबको चौंका दिया था। माय गॉडनेस! पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मैं माँ पिताजी के साथ सर के घर पर पेड़े लेकर गया। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया था। सर ने वह नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वह मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में बीए करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने ही शहर में एक कंपनी शुरू कर दी। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने तो ऐसे असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम।
चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पोंछे। बाहर शिक्षा का और ज्ञान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। ना सिर्फ पढ़ाया, उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। कहा सर, मान गए आपको और आपके मान सम्मान को। जगदीश जी की ओर जनरल साहब ने देखकर कहा, अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ है, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन साहब बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक है। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं। यह उनके तत्व थे। जिंदगी भर का इसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। इसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन साहब ने जगदीश जी से पूछा, सर, आपने मकान बदल लिया या उसी पुराने मकान में रहते हैं? जगदीश जी के बदले में अनिल ने उत्तर दिया। पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी पर चेयरमैन साहब के समझ में आ गई। फिर सर, आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट ले रखे हो, उनमें से एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या जगदीश जी और अनिल दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। जगदीश जी आग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने जगदीश जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, सर प्लीज ना मत कहिए और मुझे माफ करें। काम की अधिकता में आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही देर हो चुकी है। फिर अनिल की ओर देखते ही उन्होंने पूछ लिया, अनिल, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी होने से अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की। तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन साहब ने फोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधानकारक चेहरे से धीरे से बोले, अब कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारा मैरिज गार्डन का काम हो गया है। सागर लॉन्स का तो मालूम ही होगा। सर, वह तो बहुत महंगा है। अरे, तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के लिए बस एक आवाज देने की बात है। परंतु सर तत्वनिष्ठ है, परंतु सर ऐसा नहीं करेंगे। इस लॉन्स का मालिक भी सर का विद्यार्थी है, उसे मैंने बताया। सिर्फ हॉल ही नहीं, भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारियां दी हैं उसने स्वयं खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो, यह उनकी पुण्याई है। और मुझे एक वचन दो अनिल, सर के अंतिम सांस तक कभी उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं दोगे। मुझे जब मालूम चला कि उन्हें तुम दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, परंतु पूरे बेंगलोर भर के किसी स्थान पर नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनिल हाथ जोड़कर बोला। शाम को अनिल जब घर आया तब जगदीश जी किताब पढ़ रहे थे। माँ जी कहाँ से सब्जी काट रही थी। अनिल ने दौड़ रखा और जगदीश जी के पैर पकड़कर बोला, पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पापा, आप इतने बड़े व्यक्तित्व लिए हो। जगदीश जी ने सिर्फ उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है उमा जी की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटे तो आए, इसलिए पिता पुत्र के प्यार में उमड़ रहा है। ये देखकर उनके नैनों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क कर आ गईं।